नमस्कार, मैं हूं आरजू साईं। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। हैदराबाद वायुसेना अकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड चल रही है, जिसमें एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी शिरकत कर रहे हैं। ग्रेजुएशन परेड में कैडेट्स ने कदम से कदम मिलाकर परेड किया। तस्वीरें आपके सामने। Chief of Air Staff, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. And here, leading Air Craftsman Anuj Kumar is back amongst us with his impressive rappel maneuvers. Move back to form the square formation and will perform combination of movements in zigzag formations. Aditya Kumar and LAC Vasurana. This scintillating music is composed by Wing Commander Jayachandran and the confidence in the abilities of self and teammates. आज गांव की सरकार का रण है। पंचायती राज चुनाव का तीसरा चरण है। प्रदेश के 3 जिलों में वोटिंग जारी है। 12 श्रीगंगानगर और करौली में वोटिंग हो रही है। वोटिंग सेंटर्स पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। 2 चरण पहले हो चुके हैं और अब ये तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुका है। 3 जिलों में वोटिंग जारी है। पंचायत का महारण शुरू हो चुका है। पंचायती राज चुनाव का आज तीसरा चरण है। 3 जिलों में सुबह से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी और मतदाता लगातार सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि अति संवेदनशील जो बूथ है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है। बिना मास्क एंट्री नहीं दी जा रही। पंचायती राज चुनाव के 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। आज तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग सेंटर्स पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। आपको बता दें कि वोटिंग सेंटर्स पर न सिर्फ सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं, बल्कि कोरोना प्रोटोकॉल का भी यहां पर पालन कराया जा रहा है। बिना मास्क किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही। जिन 3 जिलों में वोटिंग चल रही है, वहीं उन्हीं 3 जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विपिन तिवारी बारां से है, धर्मेंद्र शर्मा करौली से और अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से। सबसे पहले श्रीगंगानगर चलते हैं। अशोक, क्या तैयारियां हैं वहां? मतदाता पहुंच रहे होंगे अब तक तो। पंचायती राज चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के तहत आज श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़, रायसिंह नगर और पदमपुर पंचायत समिति में पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान की प्रक्रिया अल सुबह 7:30 बजे शुरू हो गई है। चूंकि मरुधरा का सरहदी जिला श्रीगंगानगर इन दिनों शीतलहर की चपेट में है और यही वजह है कि आज अल सुबह से ही जो कोहरे का मौसम है मतदान केंद्रों पर, वो थोड़ा सा मतदान की प्रक्रिया को थोड़ा सा धीमा कर रहा है। हालांकि इक्का दुक्का मतदाता अभी मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गया और मतदान की प्रक्रिया भी सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। यदि तैयारियों की बात की जाए तो जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा सभी तरह से संपूर्ण पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और कोरोना प्रोटोकॉल की इस बार विशेष पालना करवाने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर होमगार्ड के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। साथ ही प्रॉपर सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखने के लिए होमगार्ड के जवान वहां पर तैनात हैं। जिला निर्वाचन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करेंगे, खासतौर से संवेदनशील मतदान केंद्रों का, जहां पर कि अतिरिक्त पुलिस जाब्ता सुरक्षा की दृष्टि से तैनात किया गया है। न्यूज 18 भी एक बार अपने सभी तीनों पंचायत समिति के मतदाताओं से अपील करता है कि वे इस लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सक्रिय रूप से निभाएं, निष्पक्ष और
समझदारी से अपने मतदान का उपयोग करें, लेकिन साथ ही साथ कोरोना प्रोटोकॉल की भी आवश्यक रूप से पालना करें, ताकि कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर की जो आशंका हमें दिखाई दे रही है, जो आहट प्रदेश में दिखाई दे रही है, उसको टाला जा सके। आरजू आज श्री गंगानगर जिले की तीनों पंचायत समितियों में रायसी नगर, सूरतगढ़ और पदमपुर में 58 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 188 प्रत्याशी मैदान में है। वहीं जिला परिषद डायरेक्टर्स की बात की जाए तो 11 जोन के अंदर आज 33 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। फिलहाल मतदान की जो प्रक्रिया है तीनों पंचायत समितियों में सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हो चुकी है, और जैसे जैसे दिन ढलेगा, जैसे जैसे धूप निकलना चालू होगी, मतदाताओं का जो रुझान है वो मतदान केंद्रों की ओर बढ़ेगा और मतदान की जो रफ्तार है वो भी बढ़ेगी। चलिए, श्रीगंगानगर की तो आपने बात बताई, व्यवस्थाएं आपने बताई, एक बार 12 चल लेते हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं 12 से। 12 वासी मतदान करने पहुंच रहे हैं धर्मेंद्र, या फिर वो भी धूप निकलने का इंतजार कर रहे हैं? धर्मेंद्र, चलिए, इससे पहले 12 से हमें जानकारी मिले, हम चलते हैं विपिन तिवारी के पास जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र शर्मा करौली से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, वहां पर क्या तैयारियां हैं? क्या मतदाताओं को पहुंचना शुरू हुआ बूथों पर? जी, बताना चाहूंगा, आज सीजन की सबसे सर्द सुबह हुई है, टेम्परेचर 6 डिग्री था, लेकिन उसके बीच भी मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। जिले की 2 पंचायत समिति टोडाभीम और नादौती में मतदान चल रहा है। टोडाभीम की 32 पंचायत सदस्य और नादौती में 17 वार्डों में मतदान चल रहा है, जबकि जिला परिषद के भी 7 वार्डों के लिए मतदान हो रहा है। टोडाभीम में 1,49,953 मतदाता मतदान कर रही है, जबकि नादौती में 1,09,000 से अधिक मतदाता मतदान करेंगे। इस दौरान 311 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और लोग सुबह सुबह ही मतदान केंद्रों के लिए रुख करने लगे। हालांकि सर्दी के चलते थोड़ा धीमी रफ्तार से मतदान शुरू हुआ है, लेकिन धीरे धीरे जैसे धूप खुली है, मतदान गति पकड़ने लगा है और मतदाता मतदान केंद्रों पर उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। जी, चलिए, श्रीगंगानगर चलते हैं। अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए। अशोक, कोई ऐसे बूथ है वहां पर जो अति संवेदनशील हो? किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं? बिल्कुल, देखिए आरजू, टोटल आज तीनों पंचायत समितियों में 588 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है, जहां पर 3,88,800 के करीब जो मतदाता हैं अपने मताधिकार का उपयोग शाम 5:30 बजे तक कर सकेंगे। वहीं यदि हम संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ की बात करें तो देखिए, जहां संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ है वहां पर जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहां पर अतिरिक्त हथियारबंद पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है, ताकि मतदाताओं को किसी तरह का कोई डर ना रहे और वे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। चूंकि अल सुबह 7:30 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है, तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलेगा, मतदान की जो रफ्तार है वो भी गति पकड़ेगी और जैसे जैसे धूप निकलना लगेगी, मतदाताओं का जो रुझान है वो मतदान केंद्रों की ओर बढ़ने लगेगा। यदि हम पिछले 2 चरणों के चुनाव की बात करें आरजू, तो देखिए पहले चरण में 62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। वहीं दूसरे चरण के अंदर लगभग 73% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का उपयोग किया। तो आज जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा भी यही अपील की गई है और न्यूज 18 भी अपने सभी उन मतदाताओं से अपील करता है कि आज तीनों पंचायत समिति के मतदाता खास तौर से इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाएं और अपने मताधिकार का आवश्यक रूप से उपयोग करें। लेकिन इसके साथ साथ जो कोरोना प्रोटोकॉल की पालना की जो मतदाताओं से अपेक्षा की जाती है, उसको भी वो अवश्य असंभावी रूप से उसको पालना करें, बिना मास्क लगाए मतदान केंद्रों पर प्रवेश न करें। हालांकि जिला निर्वाचन विभाग के द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रत्येक मतदान केंद्र पर होमगार्ड के जवान तो तैनात किए ही गए हैं, लेकिन साथ में मेडिकल टीम भी तैनात की गई है, ताकि बिना थर्मल स्क्रीनिंग के किसी भी मतदाता को अंदर प्रवेश न दिया जाए। यदि कोई मतदाता बिना मास्क के भी मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचता है तो उसे मतदान मास्क उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य रूप से कर सके। साथ में प्रॉपर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था वहां पर उपलब्ध कराई गई है जी। तो ओवरऑल जो अभी तक हमारे पास फीडबैक आया है तीनों पंचायत समितियों का, वहां पे मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है शांतिपूर्ण तरीके से। हालांकि रफ्तार थोड़ी धीमी है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरा और ठंड दोनों का प्रकोप थोड़ा ज्यादा देखा जा रहा है और यही वजह है कि मतदान की प्रक्रिया धीरे होने के बावजूद शाम तक उम्मीद की जा रही है कि बहुत अच्छी बम्पर वोटिंग आज हमें देखने को मिल सकती है। चलिए, ऐसी कुछ उम्मीद 12 वासियों से भी है और उम्मीद यही है कि मतदाता वहां पर बूथों पर पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल करें।
अब करौली और श्रीगंगानगर की जो बेसिक जो नीड्स हैं उसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। सबसे पहले धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे करौली की जो बेसिक नीड्स हैं वो क्या हैं, किन बातों को ध्यान में रखकर मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र शुरू से मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, शिक्षा, चिकित्सा आदि की जो समस्याएं हैं उनको लेके ही मतदाता ज्यादा संवेदनशील रहते हैं और मतदाताओं का साफ साफ कहना है कि जो हमारी इन बेसिक नीड है उनको पूरा करेगा, उन्हीं जो प्रत्याशी हैं उन्हीं को हम मत देंगे। और यही उम्मीद करते हैं कि जैसे ग्राम की सरकार चुन के आएगी, उनकी जो बेसिक नीड है, सड़कें जो खराब है, पानी की सप्लाई सुधरेगी, बिजली की सप्लाई सुधरेगी और जो शिक्षा, चिकित्सा आदि की जो कमियां हैं वो भी दूर होंगी। जी चलिए एक बार 12 चल लेते हैं। विपिन तिवारी हमारे साथ 12 से जुड़े हुए। विपिन, वहां पर भी लोगों का पहुंचना शुरू हुआ अब तक या नहीं? गलन वाला है, लेकिन उसके बावजूद चुनाव की जो गर्माहट है वो देखी जा सकती है। सुबह 7:30 बजे, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है और 12 जो जिले का जो आदिवासी क्षेत्र है वो शाहबाद किशनगंज है, जहां आज पंचायत चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में यहाँ सुबह 7:30 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों का आना शुरू हो गया है और लोग जो है देख सकते हैं मेरे पीछे भी जो है अभी भी लाइन लगी हुई है। और यहाँ पर 2 पंचायत समिति किशनगंज और शाहबाद के कुल 32 ग्राम पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होना है और इसी में 7 जिला परिषद सदस्यों का निर्वाचन होना है। ऐसे में जिला परिषद के 14 प्रत्याशी और पंचायत समिति के कुल 72 प्रत्याशी अपने भाग्य के लिए आज ईवीएम में उनकी भाग्य कैद हो रहे हैं और सुबह से ही कतारें लगी हुई हैं और जोश खरोश साफ तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि आखिरी चरण है पंचायत का, तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और लोग जो है यहाँ बड़े जोश खरोश से भाग ले रहे हैं। महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा वर्ग हो जो पहली बार वोटिंग करने आ रहा है, वो सभी इस लोकतंत्र के उत्सव में भाग ले रहे हैं। विपिन, पिछले चुनावों में हमने देखा था कि पंचायत राज चुनावों में कोई पंचायत या कोई गांव ऐसा था जहां पर सड़क नहीं थी और उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। क्या 12 में ऐसा कोई गांव अब है जिसने चुनाव का बहिष्कार किया हो? बिल्कुल, इस चरण में नहीं है, लेकिन दोनों ही चरणों में, जब पहला चरण हुआ तो छबड़ा के 3 गांव थे और जब दूसरा चरण हुआ अंता के 4 गांव थे। यहाँ पर जो है सड़क और जो मूलभूत सुविधाएं थी वो गांव वंचित थे, इन कारण उन लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया था। हालांकि ये लोकतंत्र के उत्सव में लोग यही सोचकर भाग ले रहे हैं कि वो जो प्रत्याशी चुने वो प्रत्याशी उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, सड़क हो, उनको पूरा करें और उनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें बढ़ोतरी हो और वो सुविधाएं उनको मिल सके। शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और तीनों जिलों में मतदान करने के लिए वोटर्स पहुंच रहे हैं, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी पालन यहां पर कराया जा रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। वडोदरा में सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सीकर के फतेहपुर में -3.8 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। चूरू की बात करें तो यहां भी -1.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। कई जिलों में कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। धुंध की वजह से लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाड़ कंपाने वाली ठंड से लोग परेशान हैं और घरों में ही रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं चूरू में की अगर बात करें तो यहाँ माइनस में पारा पहुंच चुका है। -1.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। फसलों पर बर्फ की चादर जमी है। शीतलहर से जनजीवन प्रभावित है। कोहरे से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं यातायात किस तरह से धुंध ने प्रभावित किया है। लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। माइनस में पारा पहुंच चुका है। चूरू में -1.8 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। सर्दी का हाल जानेंगे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से। सीकर से संदीप हुड्डा जुड़े हुए हैं, मनोज शर्मा चूरू से जुड़े हुए हैं, विक्रम जगरवाल बीकानेर से जुड़े हुए हैं,
सबसे पहले बीकानेर का हाल मौसम जानते हैं। विक्रम, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश की तरह बीकानेर की अगर बात की जाए तो बीकानेर में भी शीतलहर का प्रकोप जो है वो साफ देखने को मिल रहा है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही जो धूप निकल रही है उससे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राहत सर्दी से लोगों को जरूर मिल रही है, लेकिन सूर्य निकलने के बावजूद भी जो है वो शीतलहर का प्रभाव कम नहीं हो रहा है। बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में जो न्यूनतम पारा है वो लगातार गिरता जा रहा है और आज की अगर बात करें तो न्यूनतम पारा जो है वो 5.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो इससे ये साफ देखने को मिल रहा है। और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से कोहरे की जो चादर है वो खेतों में छाई हुई है, ऐसे में जो आवागमन है वो भी पूरी तरह से बाधित हो गया है। हालांकि शहरों में जो है वो सुबह कुछ देर के लिए ही कोहरा नजर आता है, लेकिन धूप निकलने के बावजूद भी जो है वो लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। गर्म कपड़ों के साथ लोग जो हैं वो दिन भर घूमते नजर आ रहे हैं और सूर्य देव के निकलने के बावजूद भी जो सर्दी का सितम है वो कहीं ना कहीं कम नहीं हो रहा है। चलिए एक बार चुरू से भी रिपोर्ट ले लेते हैं। मनोज शर्मा जुड़े हुए हैं। चुरू में क्या हालात है मनोज? वहां पर भी क्या ऐसी कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? एक बार रैन बसेरे पर भी संक्षिप्त टिप्पणी करिएगा। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि चूरू में भी जो सर्दी का सितम है वो लगातार जारी है। अति शीतलहर और जो बर्फानी सर्दी है उसकी बदौलत आज इस सीजन का सबसे कम तापमान है वो दर्ज हुआ है। -1.1 डिग्री जो तापमान है वो मौसम विभाग ने दर्ज किया है। और साथ ही जो दिन की अगर बात करें तो धूप खिली रहने के बावजूद भी यहाँ जो अधिकतम तापमान है वो 19 डिग्री के करीब दर्ज किया जा रहा है। और शीतलहर और इसके बर्फानी सर्दी की बदौलत जो वाहन है और जो फसलें हैं उनके ऊपर आज सुबह ही बर्फ की चादरें हैं वो दिखाई दी गई। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि कृषि वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस सर्दी का खासा असर है वो फसलों पे पड़ेगा और विशेष तौर पर जो सरसों की फसल है उस पे इस सर्दी का सीधा असर है वो पड़ेगा, क्योंकि कल भी 0 डिग्री टेम्परेचर है वो चूरू में दर्ज किया गया था। आज -1.1 डिग्री दर्ज किया गया है। यानी जो बर्फानी सर्दी है उससे कहीं ना कहीं किसान है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। और इसके अलावा अगर रेन बसेरों की बात करें तो रेल बसेरों का निरीक्षण किया जा रहा है। वहां रजाई गद्दे हैं, उनकी व्यवस्था के भी निर्देश है वो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा दिए गए हैं। जी ठीक है, एक बार सीकर से भी रिपोर्ट ले लेते हैं। संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सीकर के क्या हाल है? जी बिल्कुल, देखिए सीकर की अगर बात की जाए तो सीकर का जो फतेहपुर है वहां का आज सुबह का जो तापमान है वो -3.8 डिग्री दर्ज किया गया है। यानी कि इस सीजन में अब तक का ये सबसे कम तापमान रहा है। और जो फतेहपुर है वो पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा है। इससे पहले भी कल भी यहाँ पर तापमान माइनस में था। बीच में 2 दिन जब कोहरा था, हल्के बादल थे, उस समय तापमान जरूर ऊपर गया था। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये जो पूरा पखवाड़ा है दिसंबर का, इसमें तापमान जमाव बिंदु के आसपास रहा है। और बहुत ज्यादा असर आज की अगर हमने आपको तस्वीरें भी भेजी हैं, तस्वीरें देखें तो चारों तरफ जो खेत हैं जहां पर सिंचाई होती है उनमें चाहे मेड़ हो, चाहे फसलें हो, चाहे पौधे हो, सब जगह जो हल्की बर्फ है वो जमी हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अब आज पर हम देख पा रहे थे तस्वीरों में, ये अच्छी है फसलों के लिए या फिर खराब इसको माना जाएगा? जी जी बिल्कुल, देखिए यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे अब ये -3.8 जो आज का तापमान है ये बहुत ज्यादा घातक हो सकता है फसलों के लिए, क्योंकि अब जो पाले का खतरा है, जो बर्फ जमी हुई है, उससे जो फसलें जलने का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा हो गया है। गेहूं और जौ की अगर बात करें तो वहां थोड़ा नुकसान अभी फिलहाल कम हो सकता है, लेकिन जो सब्जी वाली फसलें हैं या जो सरसों की फसल है उसके लिए ये जो माइनस का जो तापमान है ये बहुत ज्यादा घातक होगा। और जहां बर्फ जमी है वहां वो जो फसलें हैं या जो छोटे पेड़ हैं वो पूरी तरह से एक बार अब जल सकते हैं, ऐसा खतरा जो है वो बना हुआ है। इसके लिए जो कृषि विभाग है, उनके जो अधिकारी हैं, उन्होंने अलर्ट भी जारी किया है। उनका यह कहना है कि किसानों को अगर इस पाले से अपनी फसलों को बचाना है तो शाम के समय खेत के अंदर जो है हल्का धुआं करें उत्तरी दिशा में, जिससे कि जो है वो खेत के अंदर पाला नहीं जमेगा, या फिर जो गंधक सल्फर 0.5 होता है उसका फसलों पर छिड़काव करें, तो कहीं ना कहीं इससे बचा जा सकता है। अन्यथा अब जो ये जो तापमान है ये किसानों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी हो सकता है। एक बार चुरू चलते हैं। मनोज शर्मा जहां से हमारे साथ जुड़े हैं। चुरू में मनोज, यातायात व्यवस्था किस तरह से देखी जा रही है? सूर्यदेव के दर्शन लेट हो रहे हैं तो ऐसे में यातायात पर तो भारी प्रभाव इसका देखने को मिल रहा होगा।
मनोज। कोहरा है वो कोहरा भी काफी जो दृश्य वाहन है, वाहनों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि 9 बजते बजते जो मौसम है सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं और 9 बजते बजते जो मौसम है सूर्य देव के दर्शन हो रहे हैं और सूर्य देव के दर्शन होने के साथ ही जो मौसम है उसके अंदर भी कुछ बदलाव आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिन का तो तापमान है, अधिकतम तापमान भी यहाँ 19 डिग्री के करीब चल रहा है। जो रात का तापमान है यानी न्यूनतम तापमान है वो माइनस के अंदर यहाँ पहुंच चुका है। एक बार बीकानेर चलते विक्रम जगरवाल हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम, एक बार रैन बसेरों के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। बीकानेर में कितने रैन बसेरे हैं, क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं लोगों के लिए? जी बिल्कुल, बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में नगर निगम की तरफ से जो है वो 3 स्थानों पर रैन बसेरों का संचालन किया जा रहा है, क्योंकि सर्दी का शीतलहर जो चल रही है उसके चलते जैसे ही शाम होती है बीकानेर शहर में कड़ाके की सर्दी पड़ने लग जाती है और इससे सर्दी से बचाने के लिए नगर निगम की तरफ से 3 जो रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। वहीं बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में भी नगर निगम और समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से एक बहुत बड़ा रैन बसेरा लगाया गया, जहाँ बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो रात को सर्दी से बचने के लिए वहां पर आते हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है, और रेलवे स्टेशन पर भी जो है वो रैन बसेरे का जो संचालन है वो नगर निगम की तरफ से किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी पूरी मंशा यही है कि जो रात को जो ठंड पड़ रही है उसमें ऐसे लोग जिनके पास में रहने की जगह नहीं है उनको बचाने के लिए भी जो है वो माकूल व्यवस्था की जानी चाहिए। और रैन बसेरों की अगर बात करें तो रैन बसेरों में काफी हद तक बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, जिसमें लोगों को न केवल वहां रजाई कंबल तक उपलब्ध करवाए जा रहे हैं बल्कि वहां पर सुबह का जो नाश्ता है वो भी लोगों को जो है वो दिया जा रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो बीकानेर संभाग के जो ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ नहरी क्षेत्र ज्यादा होने के कारण से देर शाम के साथ ही अल सुबह तक जो है वो घना कोहरा रहता है और ऐसे में जो वाहन है उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर खेती की अगर बात की जाए तो खेती के लिए जो है वो ये जो सर्दी है या शीतलहर है वो कहीं ना कहीं वरदान के रूप में साबित हो रही है, क्योंकि किसानों को नहरों से जो कम पानी मिल पा रहा है तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं। शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि वडोदरा में लगातार सर्दी का सितम जारी है, माइनस में टेम्परेचर पहुंच चुका है और ऐसे में फसलों को भी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। यातायात को भारी नुकसान यहां पर देखने को मिल रहा है।